जय हिंद स्टूडेंट। आज RW ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का हम मॉडल पेपर 7 करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंतिम समय में एक बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखना एंड तक। जो अंकित सर ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली है स्टूडेंट, उसी से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले 6 मॉडल पेपर करा दिए हैं, आज 7वां मॉडल पेपर हम करने जा रहे हैं। जिन भी साथियों ने पिछले नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखें, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो रोज़ की तरह स्टूडेंट हम हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है निम्न में से किस भाषा से हुआ है। स्टूडेंट जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। तो बिहारी भाषा का जो विकास हुआ है वो आपका मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है। तो ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपका दंते होता है। कौन सा? दंत से ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण होता है। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ जल्दी से बताएंगे। बहुत दुख होना, हिम्मत टूटना, कुछ असर न होना। तो क्या होगा इसका सही जवाब स्टूडेंट? सी बिल्कुल सही जवाब है। कुछ असर न होना कान पर जू रेंगना मुहावरे का सही अर्थ होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द इनमें से पहचानिए। आम, आग, आसरा, आलस्य। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से जो है आपका तत्सम शब्द है। तो आलस्य जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी के ये आपके तद्भव हैं, तीनों के तीनों याद रखेंगे। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। जल्दी से बताएंगे रेलगाड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है, संकर, तत्सम या फिर देशज है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है स्टूडेंट वो आपका एक संकर शब्द है। कैसा है? संकर शब्द है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से सालाका का तद्भव रूप कौन सा होगा। सालाका का जो तद्भव रूप है इनमें से कौन सा है। सलाई, सलाका, सिलाई या फिर सलाइका। जल्दी से बताएंगे क्या इसका तद्भव रूप होगा। तो सलाका का सलाई जो है आपका तद्भव रूप होगा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अरे उसे तो कमाल कर दिया, उसने तो कमाल कर दिया। इसमें वाक्य है कैसा है? निषेधवाचक है, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या फिर प्रश्नवाचक है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। किस तरीके का है? विस्मयादिबोधक। ये चिन्ह जो है आपका विस्मयादिबोधक का होता है, याद रखेंगे। अगला, जीभ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। जीभ का पर्यायवाची, जीभ, रसना, ध्वनि, वचन। जल्दी से बताएंगे जीभ का पर्यायवाची कौन सा है। तो जीभ का पर्यायवाची आपका रसना है। कौन सा है? रसना जो है जीभ का पर्यायवाची है इसमें से। मुख का विलोम शब्द क्या होगा। इनमें से मुख का विलोम शब्द पहचानेंगे जल्दी से क्या होगा। तो मुख का स्टूडेंट विलोम शब्द वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल। याद रखेंगे मुख का विलोम शब्द वाचाल होता है। मेघ, मेद, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। मेघ, मेद का श्रुतिसम भिन्नार्थक जल्दी से बताएंगे कौन सा युग्म सही है। तो मेघ, बादल और यज्ञ जो है मेघ, मेद का श्रुतिसम भिन्नार्थक एकदम सही अर्थ है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द जो है सुसंगत है। शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, जो पढ़ा जा सके, अपठनीय, जो पहले ना हुआ हो, होनहार, आदि से अंत तक, अधोपांत। जल्दी से बताएंगे कौन सा सुसंगत यानी कि कौन सा सही है, संगत है इसमें से। जल्दी से बताएंगे कौन सा सही युग्म है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही युग्म है। आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं, बाकी के ये सभी गलत हैं स्टूडेंट। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। जल्दी से बताएंगे कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी या फिर वाक्य रचना संबंधी। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसमें आपकी कारक संबंधी जो है त्रुटि है, किस तरह की है? कारक संबंधी। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की के खुलने से प्रकाश आएगा, इसलिए यहाँ पर कारक संबंधी जो त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कौन, यह, कुछ, क्या। जल्दी से बताएंगे। ये तो आपके प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, ये अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पर बी जो है यही आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखेंगे कौन सा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में
होना अति आवश्यक है। जीवन में क्या होना अति आवश्यक है? मधुरता, अपना या कोई या आप? जल्दी से बताएंगे। जीवन में क्या होना आवश्यक है? मधुरता होना आवश्यक है। इसी संज्ञा शब्द का यहाँ पर उपयोग होगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पराधीनता, मुद्रिका, अजवाइन, बिहार। जल्दी से बताएंगे इनमें से जो है स्टूडेंट पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पराधीनता हुई, मुद्रिका, अजवाइन खाई, अजवाइन अच्छी है, बिहार अच्छी है। क्या बोल सकते हैं? क्या बिहार अच्छी है बोल सकते हैं स्टूडेंट? बिहार अच्छा है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। यही यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग जो हमेशा एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, सेना, सोना या फिर हस्ताक्षर? जल्दी से बताएंगे किसका प्रयोग जो है एक वचन में होता है स्टूडेंट? एक वचन में किसका प्रयोग होता है? तो सोना का जो है स्टूडेंट प्रयोग एक वचन में होता है। किसका? सोना का जो उपयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्या सोने को बहुवचन में सोने बोल देते हैं क्या? नहीं, उसको सोना ही कहते हैं स्टूडेंट, याद रखेंगे। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर में जो है कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है? जल्दी से बताएंगे। हे ईश्वर दया करो, तो इसमें संबोधन कारक ही तो है। ए बिल्कुल सही जवाब है। संबोधन कारक है, ईश्वर से प्रार्थना ही तो कर रहा है, तो संबोधन कारक होगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है। जब कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है, कर्ता न करके किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक होती है, याद रखेंगे। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तवाच्य होगा, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें आपका कर्तवाच्य है। कौन सोएगा? राम ही तो सोएगा, तो कर्ता कार्य करेगा तो कर्तवाच्य होगा आपका। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। बाजार जा चुका है आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, डी पूर्ण भूतकाल। वह बाजार जा चुका है, जल्दी से बताएंगे। वह बाजार जा चुका है, तो इसमें आपका आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल भी इसे कहते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा? ए स्टूडेंट इसमें राइट आंसर होगा। हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। उसे देखा, हजारों या फिर लोगों? जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें विशेषण है? तो इसमें विशेषण स्टूडेंट याद रखेंगे, हजारों जो है यही विशेषण है। ये लोगों की विशेषता बताता है। लोग कितने थे? हजारों लोग थे। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? विस्मय बोधक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक या फिर प्रश्नवाचक है? तो याद रखेंगे इसमें आपका विस्मयवादक अव्यय है। जब भी ये निशान आपको मिलेगा विस्मयादि बोधक का, तो वहाँ पर विस्मय बोधक होगा, याद रखेंगे। अभिलाषा, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट? अभिभाषण में जो है किस तरह का उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अभिभाषण में, तो अभिभाषण में आपका अभि उपसर्ग है। कौन सा है? अभि उपसर्ग है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में प्रत्यय बताएंगे। बहुत बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो इसमें आपका आहट प्रत्यय है। चिल्लाना, चिल्ला और आहट प्रत्यय है इसमें। अगला 26 है। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? इस वाक्य में जो है किस प्रकार का चिन्ह का उपयोग हुआ है? अर्धविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का ही तो उपयोग हुआ है। ये किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो होता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंताधन निहित जो है अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में जो है कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। तो उसमें आपका तत्पुरुष समास है। रक्त के लिए रंजित, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास की बात हो रही है, विभक्ति का लोप है, याद रखेंगे। कबीर की उलट बासियों में कौन सा
रस प्रमुख है? कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा रस प्रमुख है? तो उसमें आपका अद्भुत रस जो है प्रमुख है। कौन सा है? अद्भुत रस प्रमुख है। वैरवे छंद है, कैसा वैरवे छंद होता है? अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक या फिर सम्मात्रिक या फिर विषम मात्रिक छंद। तो वैरवे छंद आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, याद रखेंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा? जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा आपका अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इनमें से मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं कौन हैं? विद्यापति, जायसी, तुलसीदास, बिहारी लाल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन है? विद्यापति, याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना जो है किसकी कृति है? तो ये आपकी रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी है? रामविलास शर्मा को याद रखेंगे। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? सलाका सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र को दिया जाता है? खेलकूद, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, तकनीकी क्षेत्र में या फिर भाषा संस्कृति के लिए? जल्दी से बताएंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे यहाँ से स्टूडेंट आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें दिए गए प्रश्नों को जवाब देना है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे। मनुष्य सुख की ओर आदिकाल से कर रहा है, खोज आदिकाल से कर रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन में ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी सुख का उपयोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और नव निर्माण सब उसी आकांक्षा की रचनाएं हैं। सुख की प्राप्ति के लिए ही हमने जीवन को निसार और संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन में कोई सार ही नहीं और संसार अनित्य है तो फिर क्यों ना इन्हें मुंह मोड़कर बैठे। लेकिन हम क्यों दुखी होते हैं? वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है? उस पर हमने विचार नहीं किया है। तो इस तरह का एक गद्यांश है। अब दिए गए प्रश्नों का जवाब देंगे। इस अवतरण के लिए उचित शीर्षक चुनिए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है इसमें स्टूडेंट? तो उचित शीर्षक मनुष्य और दुख के बारे में ही तो बात की गई है, सुख और दुख के बारे में ही तो बात की गई है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को उपभोग करने का उद्देश्य, दुख से घबराकर सुख के लिए चेष्टा। जल्दी से बताएंगे क्या इसका सही जवाब है? क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है सुख की खोज और प्राप्ति। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य यही तो गद्यांश में बताया गया है, सुख की खोज और प्राप्ति। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला 37 पूछा है, जीवन को मूल्यहीन बनाकर हम क्या करना चाहते हैं? मूल्यहीन मानकर क्या करना चाहते हैं? जीवन को मूल्यहीन मानकर क्या करना चाहते हैं? तो हम जीवन को मूल्यहीन मानकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। यही तो कहा गया है गद्यांश में, हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके हिंदी के 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 37 में से आपका स्कोर हिंदी में कितना बना है एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। हिंदी में आपका कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं इस मॉडल पेपर में। अब यहाँ से आपकी जीके जीएस स्टूडेंट शुरू होती है। आगे आपको पूरी क्लास को जरूर देखना है, सिर्फ हिंदी से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो यहाँ से जीके जीएस शुरू करते हैं। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं और जिन भी साथियों ने पुरानी क्लासेज को नहीं देखा है, स्टूडेंट जाकर जरूर देखें। यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से पिछले 6 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें स्टूडेंट, ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। और एक बार सभी साथी क्लास को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर देंगे, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम डेली आपके लिए क्लास टाइम से लाते रहें। बिल्कुल फ्री में है, तो अभी जाकर सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे लंबे समय तक सेरावत मान्यवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल थे? जल्दी से बताएंगे। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी ऑफ जनरल थे सबसे लंबे समय तक भारत के। सबसे लंबे तक अटॉर्नी ऑफ जनरल आपके कौन थे? मोतीलाल चिम्मनलाल
शीतलवाड़ थे। कौन थे? मोतीलाल चिम्मनलाल शीतलवाड़ थे सबसे लंबे समय तक, यानी कि नाम भी इनका लंबा ही है। लंबे समय तक थे तो नाम भी इनका लंबा ही है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। लंबा नाम अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप इसी को सही करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन याद रखेंगे स्टूडेंट आपका 1983 में किया गया था। 1983 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से स्थापित किया गया था। किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को जल्दी से बताएंगे किसको स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड को ही स्थापित किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 1985 में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता याद रखेंगे श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार जिसने भारत पर आक्रमण किया था स्टूडेंट वह मुस्लिम कौन था? तो वह मुस्लिम आपका मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो भारत की है स्टूडेंट वो किसके साथ है? तो वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश को याद रखेंगे। पूर्वी हिमाचल में कौन सा दर्रा भारत भूटान को जोड़ता है? भारत और भूटान को पूर्वी हिमाचल में वो दर्रा जो जोड़ता है वो आपका जेलेपला है। कौन सा है? जेलेपला दर्रा है। कौन सा है? जेलेपला दर्रा को याद रखेंगे स्टूडेंट, जेलेपला दर्रा है। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी कि आरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। जल्दी से बताइए कौन सा आरोही क्रम सही होगा? तो इसमें जो है आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यही यूरोप और यही एकदम सही क्रम है। इसका सही आरोही क्रम है। रेणकूट सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोनभद्र का दूसरा नाम रेणकूट भी है, याद रखेंगे स्टूडेंट, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए एग्जाम में। हिंडाल्को उद्योग किसके लिए जाना जाता है? जो आपका सोनभद्र यानी कि रेणकूट में स्थित है। तो हिंडाल्को उद्योग आपका एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? SEZ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं? तो यह आपका स्टूडेंट 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का जो मुख्यालय है वो आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का कार्य क्या होता है? कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थित है? सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं कौन से क्षेत्र में स्थित हैं उत्तर प्रदेश में? तो वो आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी आपकी फीमर हड्डी है। कौन सी है? जिसका नाम फीमर है, याद रखेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या एम्पियर नहीं होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ही तो होता है। कौन सा होता है? एम्पियर को याद रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? दीप्ति शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, याद रखेंगे। गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ होता है? गंगा महोत्सव का आयोजन जो कहाँ पर होता है जल्दी से बताएंगे। तो वाराणसी में गंगा आयोजन का जो महोत्सव होता है कहाँ पर है? वाराणसी में होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र की गारंटी देता है? कौन सा प्रोटोकॉल है? जल्दी से बताएंगे। सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र की गारंटी देता है। कौन सा देता है प्रोटोकॉल? HTTPS देता है। कौन देता है? HTTPS देता है, याद रखेंगे। इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोटो, आधार नंबर चुराकर उसके नाम पर धोखाधड़ी करने या बैंक खाते खाली करने के अपराध को क्या कहा जाता है? बैंक खाते को खाली करने वाले अपराध को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे किस श्रेणी में आता है? तो वह
आइडेंटिटी थेफ्ट के अपराध में आता है। क्या कहते हैं उसे? आइडेंटिटी थेफ्ट के अपराध में आता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताएंगे। प्रथम अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। NHRC के जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट इसी तरीके से, भारत में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए वर्ष 2002 में कौन सा कठोर कानून लागू किया गया था, जिसके बाद में 2004 में निरस्त कर दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। जिसे 2004 में निरस्त भी कर दिया गया था। कौन सा कानून था? वो आपका पोटा कानून था। कौन सा था? पोटा कानून, याद रखेंगे। टेलीग्राफ नामक लोकप्रिय और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? टेलीग्राम नामक लोकप्रिय और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? टेलीग्राम की स्थापना पूछना चाह रहा है स्टूडेंट, किसने की थी? पावेल डुरोव ने की थी। किसने? पावेल डुरोव ने टेलीग्राम की स्थापना की थी। भारत की 160 वर्षों से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 160 वर्षों से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शित करने वाला, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में है। ये संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है आपका नई दिल्ली है, याद रखेंगे। मध्य पूर्व के प्रमुख इस्लामी देश सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा, जल्दी से कमेंट करेंगे। रियाल जो है सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा है, रियाल है। कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी जल्दी से बताएंगे कौन सी है? ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा है, याद रखेंगे स्टूडेंट। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जाए तो याद रखेंगे 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN के प्रमुख न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। द हेग के नीदरलैंड में है। ये कहां पर है? द हेग सिटी नीदरलैंड में है। विश्व स्तर पर पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विलुप्त होने के कगार पर खड़े जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? रेड डाटा बुक जो है कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसे आपका IUCN द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? IUCN द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पोलो खेल में प्रत्येक टीम में घोड़ों पर बैठकर मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में जल्दी से बताएंगे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है जो घोड़ों पर बैठकर खेलते हैं? तो इसमें आपके 4 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़े भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र जोन का नेतृत्व कौन सा वरिष्ठ IPS अधिकारी करता है? सबसे बड़े अधिकारिक क्षेत्र जोन का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश में। तो कौन करता है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG करता है। कौन करता है नेतृत्व? ADG करता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। आपका ADG है इसका नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारियों जैसे डिप्टी SP और सब इंस्पेक्टर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है डॉक्टर BR अम्बेडकर अकादमी? मुरादाबाद में है। कहाँ पर है? मुरादाबाद को याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? कई बार पूछी जाती है स्टूडेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो आपके RK नारायण हैं। कौन है? RK नारायण को याद रखेंगे, मालगुडी डेज के लेखक हैं।
फरवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है जिसे वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है? जल्दी से बताएंगे। जिससे वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जल्दी से बताएंगे किसने जारी किया है? तो ये आपका गुजरात ने जारी किया है। यूसीसी गुजरात ने जारी किया है समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया है जिसे 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा? जल्दी से बताएंगे किसे चुना गया है। राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आर वैरामुथु को चुना गया है। किसे? आर वैरामुथु को चुना गया है या 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट आज के सेशन का, आज के मॉडल पेपर का। फरवरी 2026 में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां लॉन्च किया गया है जो 24/7 सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा? जल्दी से बताएंगे ऐसा एटीएम कहां पर शुरू किया गया है जो 24 घंटे और 7 दिन सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा? ऐसा एलपीजी एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम। कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर बताना। HW का प्रश्न है स्टूडेंट, हर सेट में आपको एक प्रश्न HW के लिए हम देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताएंगे। अब ओवरऑल कमेंट करके स्कोर भी कमेंट करके बताना स्टूडेंट। 75 में से आपका स्कोर आज का कितना आया है और जीएस और हिंदी में अलग अलग स्कोर आपका कितना है आया है कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला मॉडल पेपर देखने के लिए। अगला मॉडल पेपर 8 स्टूडेंट कल रात 8 बजे चैनल पर आएगा, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथियों इसका फ्री PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहाँ पर जितने भी मॉडल पेपर करा दिए गए हैं स्टूडेंट सभी के PDF वहां पर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में, जिससे आप अपनी एक और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंटों ने अगर मॉडल पेपर ये बाय नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज, फिर भी आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें साथियों। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। अपना स्कोर और इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर जरूर बताना सभी स्टूडेंट। थैंक यू, जय हिंद।